यस। मुझे इस बार लगा कि 12th में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कुछ पॉइंट्स, बिकॉज हम लोग कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो सब डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वीडियो आने वाला है, तो मुझे लगा कि उसके पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर ले। दैट इज़ अबाउट द कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्स लॉ। वन बाय वन देखते हैं। थोड़ा मैं इसके साथ एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें बताया गया है, और ये ऐसे पॉइंट्स है कि आपको आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होने वाला है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छा सा आपको एक यहाँ से नॉलेज भी मिल जाएगा। आप इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हो MCQ सॉल्व करने में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, असर्शन रीज़न हो, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आपको हेल्पफुल होगा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम इज़ द मेजर ऑफ द फैक्ट how strongly a medium is influenced by the external field. This here it is the electrical field or external field of the charges. जैसे हमने दो चार्जेस को रखा है मीडियम में, now the field of these two charges, how strongly a medium is influenced means ये कितना मीडियम को अफेक्ट करता है, and that is the property or that influence is permittivity, because permittivity of a given medium is the measure, वो क्या है, measurement है of the fact that how strongly a medium is influenced by the external field. मीडियम को कितना अफेक्ट करता है कौन, तो क्या भाई प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस क्यों अफेक्ट करेगा, बिकॉज पहली बात तो कि चार्जेस स्टेडी है। कूलम्स लॉ किसके लिए दिया गया है, तो कि भाई स्टेडी चार्जेस के लिए, स्टेशनरी चार्जेस के लिए, इसीलिए हमने इसको स्टेटिक्स बोला है, स्टेडी है, चार्जेस आर एट रेस्ट। अब वो स्टेडी चार्जेस, अब देखो स्टेडी चार्जेस है, वेलोसिटी ज़ीरो है, उसका मतलब है दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन सराउंडिंग। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वही हमारा नेक्स्ट वीडियो भी होगा 12th के लिए। अब वो जो फोर्स का इक्वेशन है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नीचे लिखा ही है, तो दैट इज 1/4πk एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. Here K is the dielectric constant of the given medium. It is also known as relative permittivity. Ready? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे मैं एक आपको जस्ट एग्जांपल दूँ कि जैसे फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, तो उसके लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिखते हैं, 1। रेडी? दिस इज इवन एयर के लिए भी हम लोग 1 लेते हैं, या आप लोग वैक्यूम बोल दो तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, 1। और K इक्वल टू इन्फिनिटी होता है मेटल्स के लिए, या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कंडक्टर के लिए। रेडी? और मान लो कि हमने यहाँ पे कंडक्टर रखा है, एक जस्ट एग्जांपल। अब देखो यहाँ से पता चलता है, इफ़ वी आर टेकिंग कंडक्टर एज ए मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, तो के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो फोर्स क्या होगा, 0। ऑब्वियसली चार्जेस स्टेडी रहेंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं होगा, सीधी बात है यहाँ पे। और के इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स तो वहीं पर लगेगा अगर इंसुलेटर है। के इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर है या फ्री स्पेस, वैक्यूम, जो भी हम बोल सकते हैं उसको। तो एक्चुअली इसीलिए क्या बोला गया है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होना चाहिए। कंडक्टर होगा तो फोर्स तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा है। नंबर 3, कूलम्स फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। जैसे Q1 Q2 रखा है तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। इसका मतलब Q1 से Q2 जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन पे ही फोर्स एक्ट करेगा, और ये हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी हमने डायग्राम से भी देखा हुआ है, F12 F21। कूलम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ऑब्वियसली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं, ये भी समझ लो कि साइज ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल इज लेस और कंपेरेटिवली लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तभी तो हम उसको पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बॉडी फोर्स। एक्चुअली कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इज टू बॉडी फोर्स। टू बॉडी फोर्स का मतलब क्या है कि व्हेन देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज और द नंबर ऑफ चार्जेस। आप कितने भी चार्जेस हो उसके आसपास,
मान लो कि जैसे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है Q1 Q2 अप टू Qn, देर आर n चार्जेस इन द स्पेस and we are calculating or we are taking the magnitude of the force between the Q1 and Q2, means one first charge and the second charge. Obviously there is no effect of the third, fourth or fifth or any nth charge, आप ले लो कोई भी चार्ज ले लो, there is no effect of the presence of the third charge in the magnitude of the force between the two charges, that is Q1 and Q2. तो कोई भी हो Q1 Q3 लो तो उसमें सेकेंड फोर्थ अप टू n किसी का भी इफेक्ट नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट. सो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमने यूटिलाइज हम कर सकते हैं इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में. सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है बता देता हूँ मैं आपको. सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो व्हेन देयर आर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू चार्जेस, आई थिंक ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोर देन टू चार्जेस आर प्रेजेंट इन द स्पेस, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज due to the rest of the charges is the vector sum of the individual force exerted by the charges. रेडी, बहुत ही सिंपल है. जैसे मान लो Q1 के ऊपर हमने सिस्टम लिया Q1 Q2 अप टू Qn का, वी आर टेकिंग n सिस्टम, n चार्जेस, रेडी, सिस्टम ऑफ n चार्जेस. सो फोर्स ऑन 1 is equal to force on 1/2 plus force on 1/3 up to force on 1/n. So this is the force exerted by the rest of the charges or individual charges. So हमने क्या बोला था कि force on the given charge is the vector sum of the force exerted by the each charges on the given charge, right? So they very simple है, it is superposition principle. Then यहाँ पे आ गए हम लोग नंबर 6 पे. Coulomb's law is not valid for distances less than 10⁻⁻15 मीटर. ऑब्वियसली ये लेस देन -15 का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा. न्यूक्लियस के अंदर वैसे फोर्स तो लगता है बट उसका रेंज जो है लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो एकदम जो सेंटर में बोलते हैं हम, न्यूक्लियस का भी जो सेंटर बोल सकते हैं हम, वहाँ पे डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. कूलम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर. -15 मीटर तक इट्स ओके, अदरवाइज उसके अंदर तो ये फोर्स वैलिड नहीं है. हाँ, हायर में अगर आप देखो, मैक्सिमम रेंज अगर देखो तो इन्फिनिटी देर तक जाएगा इसका, राइट. तो 10⁻⁻15 मीटर टू अप टू इन्फिनिटी, बिकॉज इसीलिए इसको हमने लॉन्ग रेंज फोर्स बोला है. एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, while strong nuclear force and weak nuclear force is short range forces. They acts within the nucleus. Now electrostatic forces are comparatively stronger than the gravitational force. Obviously I think अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में, तो इसका एक रेशियो भी लेके इन लोगों ने बताया है कि भाई अगर हम उसमें आप लिखना, आई थिंक थर्ड या ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, K² G_ME_MP, तो वहाँ से बताया गया है कि दोनों के बीच में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ का डिफरेंस कितना है. आई थिंक आंसर उसका 10⁻39 के ऑर्डर में आ रहा है. सो दैट्स फ्रॉम दैट वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंपैरेटिवली very strong than the gravitational force. Number 8, Coulomb's law is similar to Newton's gravitational law and both obey the inverse square law. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Similar to Newton's gravitational law, both obey the inverse square law. हमें यहाँ से पता चलता है कि inversely proportional to the square of the distance between the two charges. Number 9, Coulomb's law obeys the Newton's third law of motion. ये हमने Coulomb's वेक्टर फॉर्म में भी देखा था, Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म, कि उसमें हमने रिपल्सिव फोर्स के लिए भी प्रूव किया था, अट्रैक्टिव के लिए मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि उसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो. दोनों में आंसर वही आएगा कि फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2/1. वो वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था. So F12 is equal to minus F21. It means these two forces, force on 1/2 and force on 2/1. It means we are taking two charges, Q1 and Q2. वो आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हो, डायग्राम में हमने दो चार्जेस लिए थे, उसका वेक्टर फॉर्म में हमने लिया था, वेक्टर ड्रॉ भी किया था हमने फोर्स का और पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का.
तो वहाँ से हमने बताया था कि दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. राइट. सो वी कैन से दैट इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड लास्ट में नंबर 10, इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे कभी याद आ रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है, आप लोग जानते हो बहुत सिंपली, अभी मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस ही बता रहा हूँ डिटेल में, और इसका बहुत अच्छा से एक एग्जांपल लेके आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि भाई सी दिस इज द यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. इवन हम वो बात भी लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो बहुत अच्छी तरीके से हम जब सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से हम वो बताएंगे कि भाई वाई दिस इज कंजर्वेटिव. रेडी. सो अभी के लिए आप इतना याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. धीरे धीरे हम बहुत अच्छे से अच्छा एक डेरिवेशन लेके उसको बताएंगे कि भाई वाई दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर. और दोनों की बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑब्वियसली वो भी कंजर्वेटिव है और फोर्स भी कंजर्वेटिव है. ओके. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे आपको काम आ सकता है ये. तो अच्छे से इसको नोट करके रखना. ओके. स्क्रीनशॉट ले लेना, व्हाटएवर जो भी जिस तरह से भी पोस्ट करके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. साथ में नोट भी करते रहना, बिकॉज जितना नोट करोगे लिखोगे उतना आपको ईजिली समझ में आएगा, याद रहेगा, और आपका एक धीरे धीरे उसमें रूटीन भी बनता जाएगा. आपको याद भी आएगा कि हाँ मैं ऐसा लिखा था. ओके. थैंक यू.